बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर इसमें आतिफ़ वक्कास और ये 4th लेक्चर है हमारे लेक्चर सीरीज़ का, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में हमने बात की थी सप्लीमेंट्री यूनिट्स की और फिर उसके बाद हमने डायमेंशंस स्टार्ट किए थे, डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी। सो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशंस जो है उसका मतलब होता है उस फिज़िकल क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंट करना। लास्ट टाइम थोड़ी सी प्रैक्टिस हमने की थी, आज मैं बाकायदा उस पर डिटेल बात करूंगा क्योंकि डायमेंशंस इंतहाई इंपॉर्टेंट है और लाजमी तौर पर इसके क्वेश्चंस जो है किसी न किसी टेस्ट में जहां पर फिज़िक्स इन्वॉल्व है वहां पर डायमेंशंस के क्वेश्चन आपको नज़र आ सकते हैं। तो डायमेंशंस बुनियादी तौर पर सिंबॉलिकली हम इस तरह लिखते हैं कि अगर मैं कोई क्वांटिटी क्यू की बात करूं तो उसको एज अ मल्टीपल एज अ प्रोडक्ट ऑफ बेस क्वांटिटीज़ हम लिखते हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ जो है मास है, लेंथ है, टाइम है, कई हो सकते हैं लेकिन मैं मैकेनिक्स में इस तक महदूद हूं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई क्वांटिटी है मैकेनिक्स की और इसमें मास भी है लेकिन कितना है, स्क्वायर है, क्यूब है, हमें पता नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर ए लिख लेता हूँ। फिर उसके अंदर लेंथ भी है, मुझे पता नहीं है क्या है, मैं बी लिख लेता हूँ। इस तरह टाइम भी उस फार्मूला में, उस क्वांटिटी के फार्मूला में इन्वॉल्व है तो वो मैं लिख लेता हूँ इधर टी और ऊपर मैं सी लिख लेता हूँ कि मुझे पता नहीं है कि कौन सी क्वांटिटी। जनरल एक्सप्रेशन है तो ये क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। तो डिफरेंट केसेस में ए, बी और सी की वैल्यूज़ डिफरेंट होगी। तो लास्ट टाइम मैंने एनर्जी की डायमेंशंस लिखी थी और आपको बताया था कि आप मालूम कर लें कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं कि जिनकी डायमेंशन सेम हैं। तो फिर एनर्जी ऐसा है, एनर्जी, वर्क, बिल्कुल इसी तरह हीट एनर्जी है ऑब्वियसली, तो उसकी अगर जॉउल में लें या उसमें लें तो उसकी जो है डायमेंशंस एनर्जी की तरह ही होंगी। इसी तरह एक और क्वांटिटी है जो कि वेक्टर भी है लेकिन उसकी डायमेंशंस भी इस तरह हैं एंड दैट इज़ टॉर्क। तो इन सब की डायमेंशंस अगर देखें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एनर्जी लिख लूँ तो उसकी डायमेंशंस हैं ml² t-2। बिल्कुल इसी तरह अगर वर्क की डायमेंशंस लिखूँ तो वो इस तरह होंगी ml² t-2। फिर इस तरह अगर हीट, ज़ाहिर है हीट भी जाउज़ में होता है और इसकी भी अगर आप इस दफ़ा क्यू से मेरी मुराद हीट है तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके डेल्टा क्यू लिख लेता हूँ ताकि आप इस जनरल क्वांटिटी के क्यू के साथ इसको कंफ्यूज ना कर लें। इसका मतलब है हीट और हीट एनर्जी है, जाउल्स में होती है तो इसके भी यही डायमेंशंस होंगे। और बिल्कुल इसी तरह अगर मैं टॉर्क की डायमेंशंस लिखूं तो फिर वो इस तरह होती हैं ml² t-2। तो ये सब सेम है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशंस, तो उसमें इन दो के डायमेंशन सेम होते। फिर इस तरह हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये मैं उन चीज़ों का जिक्र कर रहा हूँ जो किसी न किसी तरह आपके टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं क्योंकि मोस्टली जो है क्वेश्चंस आपके सिलेबस के, आपके टेक्स्ट बुक के करीब करीब से आते हैं ज़्यादा, क्योंकि डायमेंशंस तो एक वास्ट सब्जेक्ट, एक वास्ट टॉपिक है। कहीं पे भी फिज़िकल क्वांटिटी हो तो उसकी डायमेंशंस होंगी लेकिन आपको अमूमन वो वाली क्वांटिटीज़ दी जाएंगी टेस्ट में जिनका कहीं ना कहीं पे आपने जिक्र सुना है। तो इसका बेहतर तरीका मैंने यूनिट्स के टाइम पे भी बताया था जब हम यूनिट्स की बात कर रहे थे कि यूनिट्स की लिस्टें याद करना या डायमेंशंस की लिस्टें याद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इससे बेहतर ये है कि आप फिज़िक्स की तैयारी कर रहे हैं तो पहले चैप्टर में जितनी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ सामने आती हैं उनके यूनिट्स और डायमेंशंस आप लिख के याद रखें, कोशिश करें बार बार उसको इस्तेमाल करें, आपको याद हो जाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह अगर आपकी बुक कंप्लीट होती जाएगी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तो एंड में आपको पता चल जाएगा कि किन किन क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम है। तो मैंने कहा स्प्रिंग कांस्टेंट हो या सरफेस टेंशन हो, इन दोनों की डायमेंशन सेम होती हैं। और अगर हम इधर लिख लें तो स्प्रिंग कांस्टेंट या सरफेस टेंशन चूँकि दोनों सेम है, दोनों फोर्स पर यूनिट लेंथ की डायमेंशंस होती हैं। मैं स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे लिख लूँ, हुक्स लॉ से आपने पढ़ा है F = kx, तो k
इज़ एफ डिवाइडेड बाई एक्स। अब मैंने जो तरीका प्रीवियसली बताया था, अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो वहाँ पर सही तरह से नहीं समझे। मैंने कहा था कि अगर आपने किसी क्वांटिटी की डायमेंशंस लिखनी है, फॉर एग्जांपल के जो है के की डायमेंशंस अगर मुझे लिखनी है तो इस साइड पे फोर्स है। फोर्स डिराइव्ड क्वांटिटी है, आपने देखना ये है कि इसको इन टर्म्स ऑफ बेस कैसे हम लिख सकते हैं। तो इसमें मास है, इसमें एक्सेलरेशन है, न्यूटन लॉ मुझे याद है, मैंने वो यूज़ किया। आपको न्यूटन लॉ याद नहीं है, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला याद है, बेशक आप वही लिख लें। आपको फोर्स का कोई भी फार्मूला याद हो, उससे वही डायमेंशंस आएंगी जो फोर्स की डायमेंशंस हैं। तो इसलिए मैंने एम ए लिखा, नीचे एक्स है, एक्स को लेंथ लिख लेता हूँ तो ये एल हो जाता है। अब ए मास और लेंथ तो चलो बेस है, ए उसमें डिराइव्ड है, तो नेक्स्ट स्टेप में एम बाई एल ऐसे ही छोड़ के ए की जगह वी बाई टी लिख लूँगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम होता है। अब मैं ऊपर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी नहीं लिख रहा, सिंपली मुझे पता है वेलोसिटी ऊपर होगा नीचे टाइम होगा, तो डायमेंशंस में हमें सिंपली उसके सिंबल चाहिए होते हैं। तो v बाई टी है, अब t बेस क्वांटिटी है तो इसको भी इस साइड पे ले आता हूँ और v को फिर मैं इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ लिखता हूँ। तो v वेलोसिटी है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होती है, लेंथ बाई टाइम होती है, तो l बाई टी लिख लेता हूँ। और इस तरह से आपको ऊपर l है, नीचे भी l है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिल जाएगा मास और लेंथ के ऊपर मैं ज़ीरो पुट करूँगा। जो क्वांटिटी नहीं होती उसके ऊपर आप ज़ीरो भी लिख सकते हैं, और अगर उसको ना भी लिखें तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मोस्टली टेस्टों में इस तरह होता है कि तीनों लिखे होते हैं, लेकिन जो क्वांटिटी उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती उसके ऊपर ज़ीरो लिखा होता है। तो इसका भी मतलब ये है कि इस फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशंस में लेंथ मौजूद नहीं है। ठीक है, बहरहाल ये उसकी डायमेंशंस हो जाएंगी, या इसको जैसा कि मैंने कहा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको सिंपली एम टी माइनस टू बी लिख सकते हैं। तो ये डायमेंशंस हैं के की। इसी तरह सरफेस टेंशन की भी अगर आप डायमेंशंस निकाल लें वो भी यही आएंगे। मतलब ये है कि आपने अपनी बुक में इस बात का भी साथ साथ ख्याल रखना है जितनी भी आगे क्वांटिटीज़ आएँ कि क्या इसकी डायमेंशंस, किसी क्वांटिटी की डायमेंशन किसी दूसरे के साथ मैच होती हों, तो ये आपके लिए टेस्ट के लिए अहम होगा। फिर ऐसे ही मैंने कहा था कि क्वांटिटीज़ ढूंढें कि जिनकी डायमेंशंस जो हैं आपस में ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की जिनकी डायमेंशंस ही नहीं होते। तो मैं कुछ कैटेगरीज़ लिख लेता हूँ डायमेंशन एनालिसिस से वाबस्ता, इससे रिलेटेड। उसमें कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी डायमेंशंस होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनकी डायमेंशंस नहीं होती। तो हम दो तरह की कैटेगरीज़ बना सकते हैं। हम डायमेंशनल क्वांटिटीज़, कुछ होंगी डायमेंशनल क्वांटिटीज़, और कुछ होंगी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़। अब ज़ाहिर है क्वांटिटीज़ जो है कांस्टेंट भी हो सकती हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो कि कांस्टेंट हैं, और वो वेरिएबल भी हो सकती हैं। बिल्कुल इसी तरह इसमें भी कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हो सकती हैं और वेरिएबल भी हो सकती हैं। अब ऐसे कांस्टेंट्स कि जिनकी डायमेंशंस होती हैं, मतलब डायमेंशनलेस नहीं है, उनकी डायमेंशंस हैं, तो ऐसी कांस्टेंट्स आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारी हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ प्लैंक कांस्टेंट की मिसाल दूँ, प्लैंक्स कांस्टेंट, फिर इसी तरह यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट, इनकी वैल्यूज़ जो है, इनकी डायमेंशंस भी हैं। लाइक प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशंस जो हैं वो
एंगुलर मोमेंटम की तरह है, वो यहाँ पे भी अहम है। जैसा कि मैंने कहा कि सेम डायमेंशन वाले याद रखें, तो प्लांक कांस्टेंट की जो डायमेंशंस हैं वो एंगुलर मोमेंटम की तरह होती हैं, यानी इसकी डायमेंशंस होती हैं और इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ऐसे कांस्टेंट को डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और फिर ऐसा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है जी, कैपिटल जी से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हर जगह कांस्टेंट होती है यूनिवर्सली। और दूसरी बात उसके अंदर ये है कि उसकी डायमेंशंस भी होती है, ठीक है। इस तरह और भी आपको आपकी टेक्स्ट बुक में स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में, तो वो भी आपके पास कांस्टेंट आती है और उसकी भी स्पीड की अपनी डायमेंशंस हैं, लेंथ बाय टाइम, तो स्पीड ऑफ लाइट की भी डायमेंशन। तो इस तरह बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जो कांस्टेंट हैं लेकिन उनकी डायमेंशंस होती हैं। फिर ऐसे वेरिएबल्स भी हैं जिनके डायमेंशंस होते हैं, जैसे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको याद है, फॉर एग्जांपल फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, बहुत सारी हैं। कौन कौन सी क्वांटिटी लिखूं? सो बहुत सारी क्वांटिटीज़ फिज़िक्स में ऐसी आपको मिल सकती हैं। वेरिएबल इस तरह कि डिफरेंट सिचुएशन में इनकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, लेकिन दे हैव डायमेंशंस, सो दे आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल्स। एंड नाउ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो भी आप दो कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। उसमें जो कांस्टेंट है, ऐसे कांस्टेंट्स जिनकी डायमेंशंस नहीं होती, ऑब्वियसली ऑल प्योर नंबर्स। सो नंबर्स, वो नंबर्स लाइक 5 है, 10 है, 1/2 है, they may be in fraction, they may be in decimal, they may be whole numbers, any number. Numbers do not have any dimensions. And yet they are constant. 2 is always 2, it has a fixed value. And then pi is a constant, you know, and it has no dimensions. But there are some quantities जो कि वेरिएबल भी हैं, डिफरेंट जगहों पे उनकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है और उनकी डायमेंशंस भी नहीं होती। तो ऐसी क्वांटिटीज़ कौन कौन सी आपके पास हैं? फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बात की थी कि ऐसी क्वांटिटीज़ ज़रा ढूंढें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें अक्सर कहा जाता है कि जी बताएं प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इनमें से कौन सा जो है डायमेंशन लेस है। ऑप्शन डी में कहा जाएगा ऑल। तो ऐसे वेरिएबल्स जिनकी डायमेंशंस नहीं होती, इसमें आपके पास आ जाता है जनाब प्लेन एंगल, प्लेन एंड सॉलिड एंगल्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेंजेंट थीटा है, इनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती और उनकी वैल्यूज डिफरेंट केसेस में डिफरेंट हो सकती है। डिपेंड करता है कि थीटा की वैल्यू क्या है। खुद थीटा जो है प्लेन एंगल है, ठीक है। फिर इस तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फिर मैग्निफिकेशन है, ठीक है, मैग्निफिकेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इस तरह बहुत सारी आपको आपकी टेक्स्ट बुक से मिल सकती है। कोशिश करें टेक्स्ट बुक में जहाँ पे भी कोई ऐसी चीज़ मिले, ऐसी क्वांटिटी नज़र आए कि जिनके जो वेरिएबल हो और उनकी डायमेंशंस ना हो, तो फिर उसको इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो आप खुद अपने लिए आप अगर टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंड पे अपने रजिस्टर पे 2-3 पेजेस इसके लिए निकाल दें। तो जब आप स्टडी कर रहे होंगे, कोई क्वांटिटी आपके सामने आएगी, उसको फ़ौरन उस लिस्ट में लिखें कि ये उसके यूनिट्स हैं, ये उसके डायमेंशंस हैं। तो होते होते 3-4 महीने में आपके पास अच्छी खासी एक लिस्ट बन गई होगी, जिसको याद करना नहीं पड़ेगा, वो आपको ऑलरेडी याद होगा। फिर उसमें जो सिमिलर होते हैं उनको आप एक ही कैटेगरी के साथ किसके साथ कोई निशान बनाएं ताकि आपको याद हो कि इन चीज़ों की सेम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज़ आपको मिल सकती हैं जिनकी डायमेंशंस नहीं होती, उनके यूनिट्स होते हैं। कभी यूनिट्स भी नहीं होते, डायमेंशंस भी नहीं होते, लेकिन बहरहाल ये 4 कैटेगरीज आप फिज़िकल क्वांटिटीज़ की हमेशा आप बना सकते हैं।
अब मैं फिज़िकल उसकी डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ एप्लीकेशंस की अगर बात करूं कि इनको कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, तो एप्लीकेशन अगर इसकी देखें तो ये बहुत ज़्यादा अहम कई हवालों से है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स मुझे तो यही गिला करते हैं कि फ़ार्मूले याद नहीं होते, फ़ार्मूले याद नहीं होते। वही फ़ार्मूले याद करने की ज़रूरत क्या है? मुझे तो नहीं पता चलता कि आप फार्मूलों की लिस्टें ही याद करेंगे तो फिर आपको तो टेस्ट में लाजमी तौर पे कन्फ्यूजन होगी। देखिए, चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कोशिश करें कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों तो फिर आप खुद ही फार्मूले बना सकते हैं। बहरहाल अगर फार्मूले याद करते भी हैं तो वो वाले फार्मूले लिखें, वो वाले याद करें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। इस तरह तो एक फार्मूले से 10-10 फार्मूले बनाए जा सकते हैं, लोगों ने बनाए होते हैं, लेकिन ये ऐसी आपकी दिमाग में आपकी मेमोरी फुल करते हैं। ये मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप फार्मूले याद करें। हाँ, कोई शॉर्टकट आप डेवलप कर लेते हैं जो आपका टाइम बचा सकता है, तो वह खुद अपने लिए एक शॉर्टकट बनाएं और ख़ुद ही उसको इस्तेमाल करें। बहरहाल यहाँ पे मुझे जहाँ पे लगेगा कि यहाँ पर आपको ये शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहिए, मैं शेयर करूँगा बेशक आपके साथ। लेकिन मोस्टली आप पहले प्रैक्टिस के वक्त कोशिश करें कि चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, क्योंकि टेस्ट में फिर आपको शॉर्टकट अगर याद नहीं आया तो फिर तो वो आपसे नहीं होगा वो क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको लेंथी प्रोसेस एटलीस्ट याद है, तो अगर शॉर्टकट याद ना भी हो, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा ना, लेकिन होगा तो सही ना। तो इसलिए आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट्स चीज़ों के क्लियर होने चाहिए, फिर क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप खुद ही शॉर्टकट्स बना सकते हैं इंशाल्लाह। तो मैं बात कर रहा था डायमेंशनल एनालिसिस की। मैंने कहा कि डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन हमने देखनी है कि इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। सो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसको वैसे तो बहुत सारी जगहों पे यूज़ किया जा सकता है, हम इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे जो आपको टेस्ट में फ़ायदा देगा। एक तो ये है कि होमोजेनिटी चेक करने के लिए। कोई फार्मूला है और या इक्वेशन है, हम इक्वेशन लिख लेंगे। किसी इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक करने के लिए। अब इक्वेशन कब होमोजीनियस होता है? हम जानते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेशन बिकम्स इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशंस आपने चेक करने, यानी डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड आपस में सेम हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे। कभी कभी यूँ होता है कि इक्वेशन एक ही साइड पे होता है, तो फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो। फॉर एग्जांपल किसी कंजर्वेटिव सिस्टम की टोटल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जी टोटल एनर्जी के अंदर चेंज ज़ीरो है। तो टोटल एनर्जी में दो चीज़ें इन्वॉल्व है, तो अगर कोई आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें और आपके पास राइट साइड पे ज़ीरो आ जाए, तो क्या इसका ये मतलब है कि राइट साइड की डायमेंशंस नहीं होंगी और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस होंगी? तो ऐसी सूरत में आपने होमोजेनिटी चेक करने के लिए, या करेक्टनेस भी इसको कहा जाता है, करेक्टनेस, तो वो चेक करने के लिए आपने करना ये है कि द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म इज सेम, हर एक टर्म की डायमेंशन से, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन चेक कर लें, पोटेंशियल एनर्जी की चेक कर लें, दोनों सेम है, तो इसका मतलब है ये इक्वेशन होमोजीनियस है। दूसरी चीज़ ये मैंने कहा हम इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो मैंने इसलिए कहा कि फॉर एग्जांपल आपको किसी क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन, किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि यहाँ पर कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है, फॉर एग्जांपल m² / r² है, दूसरा है
mv/r², तीसरा है mv²/r, डी जो है वो कह देते हैं कि इनमें से कोई नहीं है। इसमें आपने बताना है कि कौन सी इक्वेशन सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन है। अब अगर आपको डायरेक्ट याद है तो फिर तो ठीक है, mv²/r है, लेकिन जिसको याद ना हो वो डायमेंशनल एनालिसिस से चेक कर सकता है, क्योंकि इस चीज़ की डायमेंशंस भी फोर्स की तरह नहीं है। अगर इसको सॉल्व करें तो इसकी भी डायमेंशंस फोर्स की तरह नहीं है। तो अगर आप चेक कर लेना तो ऐसा ही की होगा जिसकी डायमेंशंस फोर्स की तरह होंगे। कभी कभी ऐसे होता है कि हार्ड क्वेश्चन होता है, तो आपने हमेशा ये नहीं करना, उसमें तीनों के डायमेंशन सेम दिए गए होते हैं, तो फिर उसमें वो क्वेश्चन जो है आपने स्टेटमेंट को देखना है कि जी वो किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन इस तरह हो कि इनमें से कौन सा कूलम ला है, तो फिर ये भी ऑप्शन में मौजूद हो और ये भी ऑप्शन में मौजूद हो। ठीक है, और ये भी ऑप्शन में मौजूद हो Gm/r², तो फिर ये सारे हैं तो फोर्सेस, लेकिन इसमें अब कूलम ला फिर ये होगा, तो फिर ऐसी सिचुएशन में फिर आपने उस कॉन्सेप्ट को भी देखना है। अब दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है डायमेंशनल एनालिसिस को जिसके लिए यूज़ किया जाता है वो है डिराइविंग फार्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप फार्मूला डिराइव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड का फार्मूला डिराइव करना चाहते हैं, या आप एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला डिराइव करना चाहते हैं। फिर कहीं पे ये भी हो सकता है कि डायमेंशनल एनालिसिस से आपको सही जवाब नहीं मिलता, मतलब इक्वेशन करेक्ट भी होती है, होमोजीनियस भी होती है, और फिर भी आपको जो है जो इक्वेशन है वो रिलायबल नहीं होती, वो सही नहीं होती। तो इसके लिए हम थोड़ा सा उसकी लिमिटेशंस की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्या हर होमोजीनियस इक्वेशन एक्चुअल या ट्रू इक्वेशन भी होगा, तो आप कहेंगे नहीं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू हैव अ होमोजीनियस इक्वेशन दैट इज़ नॉट ट्रू इक्वेशन, जो कि एक्चुअली सही नहीं होता, लेकिन डायमेंशनली लेफ़्ट और राइट के डायमेंशन सेम होते हैं, तो वो लिमिटेशंस में आता है। तो थोड़ा सा हम लिमिटेशंस भी इसकी स्टडी कर लेते हैं। बाकी इसकी डिटेल इसलिए ज़रूरी नहीं है कि कैसे जो है होमोजेनिटी चेक करते हैं, कैसे फार्मूला डिराइव करते हैं, वो ऑलरेडी मैंने लेक्चर पहले अपलोड कर लिए हैं, जो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के आम लेक्चर्स हैं। वो एंट्री टेस्ट में आपको इनकी ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती कि चूँकि इसमें टाइम लगता है, ये कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जा सकता है कि एप्लीकेशंस इसमें से कौन कौन सी हैं, तो ऑप्शंस में एप्लीकेशंस उसकी बता देंगे, तो होमोजेनिटी चेक की जा सकती है। और दूसरा फार्मूला डिराइव किया जा सकता है किसी क्वांटिटी के लिए कि जिसका फार्मूला आप नहीं जानते। ठीक है, फिर इसकी लिमिटेशंस हम देख लेते हैं। मैंने कहा कि इसकी लिमिटेशंस भी हैं, ये हमेशा हेल्प नहीं करेगा। तो लिमिटेशंस अगर आप देखें तो एक तो ये है कि गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट मिसिंग टर्म्स। दूसरा मिसिंग टर्म के बारे में भी और एक्स्ट्रा टर्म के बारे में भी। किसी फार्मूला में आपने गलती से एक दो टर्म ज़्यादा लिख लिए या एक दो टर्म कम लिख लिए, तो उसकी डायमेंशंस फिर भी सही आएंगी। वो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ये है कि आप लिख लें वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी प्लस एफ लैम्डा। अब देखें इसमें ये इक्वेशन तो आप सब तकरीबन सब जानते होंगे, 9th में भी है, एफएससी में भी है। तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन है। अब इसको डायमेंशनली चेक करते हैं, तो इसके डायमेंशन हैं LT-1 वेलोसिटी है, इसके भी डायमेंशन LT-1, इसके भी डायमेंशंस LT-1,
और इसके भी अगर आप देखें v इज इक्वल टू एफ लेमडा वेव्स में आपने पढ़ा है, तो ये भी वेलोसिटी है, तो इसकी भी डायमेंशन lt माइनस 1 है। तो अगर आपने ये चेक करना है कि क्या ये किसी पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो फिर आप उसको डायमेंशनली चेक करें, तो फिर तो इसके डायमेंशन सेम है, आप हर टर्म उसी डायमेंशन का है। लेकिन फिर भी ये इक्वेशन सही इक्वेशन नहीं है, ये ट्रू इक्वेशन नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा टर्म है। तो डायमेंशन एनालिसिस से पता नहीं चल सकता कि कुछ एक्स्ट्रा है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं इसमें से ये वाला न लिखूँ, ये मिसिंग टर्म हो, तो फिर ये डायमेंशंस फिर भी लेफ़्ट और राइट के सेम है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन ट्रू इक्वेशन नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अभी याद आ गई है कि यहाँ पर मैंने lt-1 लिखा है, यहाँ पर भी lt-1 लिखा है, तो इनमें सम हो या कुछ भी हो, कभी भी डायमेंशंस को आपस में ऐड ना करें। ऐसा कभी भी ना करें कि आप कह दें कि 2 दफ़ा lt-1, नहीं, बिल्कुल नहीं। देयर इज़ नो कोएफिशिएंट, देयर इज़ नो नंबर इन डायमेंशंस। पावर हो सकती है, नंबर सिर्फ डायमेंशंस में पावर में आ सकता है, डायमेंशंस को ऐड नहीं किया जा सकता कभी भी नहीं, इनको सब्ट्रैक्ट भी नहीं किया जा सकता कभी भी नहीं, सिर्फ आपने उनको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो ये बात ख़ास तौर पे याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, ये बात तो समझ आ गई होगी कि किस तरह ये फेल हो जाता है मिसिंग टर्म्स के बारे में या एक्स्ट्रा टर्म्स के बारे में। अब अगर आपने दूसरी लिमिटेशंस की जाननी है, तो दूसरी लिमिटेशन इसकी ये है कि डायमेंशनलेस जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स होते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स इंफॉर्मेशन about dimensionless constant coefficients। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कोई फार्मूला लिख लूँ, लेट्स t इज इक्वल टू 2 पाई l बाई जी। तो अगर मैं डायमेंशनल एनालिसिस का फार्मूला यूज़ करूँ, ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला है, आगे आ जाएगा, हम देख लेंगे इसको। बहरहाल इसको मैंने एग्जांपल के तौर पे उठाया है। तो यहाँ पे ये जो चीज कांस्टेंट है 2 पाई, ये डायमेंशन एनालिसिस से मालूम नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस देखें ना, इधर सेकंड है, तो इधर m नहीं है, इधर l नहीं है, इधर सिर्फ t है। ये लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस है। और अगर राइट साइड की डायमेंशंस दिखें तो इसके तो डायमेंशंस ही नहीं है, इसका तो जिक्र ही छोड़ दें। सिर्फ इनको देखें, ऊपर l है, नीचे g है, और इन सब की पावर 1/2 है, ठीक है। तो g क्या है, अब g की जगह g की डायमेंशंस लिखता हूँ। बार बार मैं इसको रिपीट नहीं कर सकता, मैंने ऑलरेडी कहा था कि g चूँकि एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी बाई टाइम है, और वेलोसिटी l/t है, एक t पहले से था, तो इसकी डायमेंशंस कम से कम वेलोसिटी की, फोर्स की, मोमेंटम की, इन चीज़ों की तो आपको याद भी होनी चाहिए ताकि डायरेक्ट लिखें। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है डायमेंशंस हैं l(t⁻²). l के साथ कैंसिल हो जाता है, 1/t-2 ऊपर जाएगा तो t² हो जाएगा, होल पावर 1/2 है। अगर आप चेक कर लें तो ये t आ जाता है। तो टाइम पीरियड जो है, अब यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इसमें मास नहीं है, इसमें सिर्फ टाइम है, इसमें लेंथ भी नहीं है, ठीक है। तो डायमेंशंस तो ठीक हैं, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 2 पाई की जगह 10 पाई लिखा होता तब भी तो यही डायमेंशन आते। अगर मैं यहाँ पर k लिखता, p लिखता, l लिखता, एनी डायमेंशनलेस कांस्टेंट लिखता, तब हमारे पास फिर भी डायमेंशन सेम आते। सो इट्स अनदर लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस दैट इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। नाउ इस पे क्वेश्चन किस तरह आते हैं ये आपको ज़रा बता दूँ। और लिमिटेशन इसकी हाँ, ये नहीं बताता कि जी ये वेक्टर है या स्केलर है। टार्क नो इंफॉर्मेशन अबाउट वेक्टर नेचर, कि भाई कोई क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है, ये नहीं बताता, क्योंकि आप वर्क और टार्क दोनों को देखें ना, डायमेंशन सेम है, तो इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
कि वो वेक्टर है या स्केलर है। तो डायमेंशन एनालिसिस वेक्टर नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता। अब मैं इस पर कुछ जो कि ज़्यादा आम तौर पे क्वेश्चन इसमें बनते हैं तो वो किस तरह होते हैं ये ज़रा बता दूँ। एक तो मैंने पहले बता दिया कि इसमें होता है जनाब, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशंस। दूसरा इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तीसरा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एक फार्मूला दिया गया होता है, करेक्ट फार्मूला दिया गया होता है और आपसे कहा जाता है कि जी बताएं इसमें फॉर एग्जांपल a इज़ इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर। तो वो कह देते हैं कि जी a जो है ये मोमेंटम है या एनर्जी है। चलो इसने कह दिया कि a एनर्जी है और ये जो है वो कह देते हैं कि वेलोसिटी है, x जो है वेलोसिटी है। तो आप बताएं कि b की डायमेंशंस क्या होंगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम सिंपली इसको रीअरेंज कर लेते हैं, b को उधर ही छोड़ देंगे, a डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब a की जगह a की डायमेंशंस हमने लिखनी है, चूँकि उसने बताया है कि a एनर्जी है तो यहाँ पर होगा ml स्क्वायर t माइनस 2। नीचे जो है क्योंकि उसने कहा है कि x वेलोसिटी है तो नीचे में वेलोसिटी के स्क्वायर की डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास जनाब आती हैं एल टी माइनस 1 और अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर लिखूं तो फिर ये एल स्क्वायर टी माइनस 2 हो जाता है। तो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर टी माइनस 2 t माइनस 2 एल स्क्वायर एंड वी आर लेफ्ट विथ m। तो हम बता देंगे कि b जो है दैट इज़ m। इस तरह मज़ीद क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। वो कह देते हैं कि जी e रेज़ टू द पावर आयोटा के x, ठीक है। अगर x जो है x की डायमेंशंस जो हैं वो l हैं, इस तरह का कोई फार्मूला बता देंगे y इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर आयोटा के x या सिर्फ के x। चलो ये आयोटा हटा देता हूँ, ई रेज़ टू द पावर के x। अब वो कह देते हैं कि जी x लेंथ है तो k क्या होगा। तो k की डायमेंशंस आपको ऑटोमेटिकली ये मालूम होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल का जो भी पावर होगा उसकी डायमेंशंस नहीं होंगी। तो एक्सपोनेंशियल का पावर तो k और x का प्रोडक्ट है, इसलिए k और x दोनों का प्रोडक्ट डायमेंशनलेस होगा। तो k और x दोनों के कोई डायमेंशंस नहीं होते। तो फिर x की जो डायमेंशंस हैं k की डायमेंशन 1 डिवाइडेड बाई x की डायमेंशंस होंगी और x की डायमेंशन बताई गई होती हैं कि l है, इसलिए k जो है अगर आप k की डायमेंशन लिखें तो दैट वुड बी लेंथ इनवर्स 1 बाई l। बिल्कुल इसी तरह अगर आपको याद हो आपकी टेक्स्ट बुक में कैपेसिटर के केस में RC का फार्मूला मौजूद है, ठीक है। वहाँ पर इन लोगों ने अगर आपसे ये पूछा फॉर एग्जांपल ई रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई RC या माइनस टी डिवाइडेड बाई RC, तो देखें ऊपर t है नीचे RC है। मैंने कहा कि इस चीज़ की तो डायमेंशंस नहीं होंगी, तो t डिवाइडेड बाई RC ये 1 है। तो फिर जो डायमेंशंस t की हैं वो लिख लें, RC उधर चला जाएगा तो वही डायमेंशन RC की भी होंगी। तो इस तरह से हम दावा कर सकते हैं कि ये भी एक टाइम है। फिर आपके पास कोई फंक्शन इस तरह हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक हो, लाइक वो कह देते हैं साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये कोई फंक्शन है, तो अब ओमेगा की डायमेंशंस क्या होंगी, इसके लिए भी ये याद रखना है कि ओमेगा टी का प्रोडक्ट जो है ये डायमेंशन लेस है क्योंकि ये तो थीटा है। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट डायमेंशन लेस है तो इनके डायमेंशंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। अगर ये टाइम है तो ये 1/t होगा ताकि t और t कैंसिल हो जाए, डायमेंशंस ख़त्म हो जाए। बिल्कुल इसी तरह से जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ओमेगा t को 1 लेंगे, t जो है सॉरी ओमेगा की डायमेंशंस जो हैं 1/t की डायमेंशंस होंगी और यूँ आपको पता चल जाता है
कि ओमेगा जो है कोई टाइम इनवर्स है, कोई फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इस तरह और भी बहुत सारी मिसालें आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, तो इसकी प्रैक्टिस करें। तो इस तरह के क्वेश्चन दिए गए होते हैं जिसमें ये इस तरीके से आप डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे बात इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहें।